इससे पहले ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग की वीडियो आई थी और इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण हम ग्लोबलाइजेशन लेके आए। तो पहले इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं, मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो जो पहला ग्लोबलाइजेशन का कारण है वो है बेनिफिट्स। जो कंपनी है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने आप को ग्लोबलाइज करती है। जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हो सकता है कि कंपनी को या कंट्री को 100% प्रॉफिट हो। और जहाँ हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद ना आया तो लॉस भी हो सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, है ना। और जहाँ पे रिसोर्सेज की मात्रा ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसका प्राइस कम होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो लेबर की, एग्जांपल ले सकते हो पेट्रोलियम की, या कि कोई और एग्जांपल ले सकते हो, रॉ मटेरियल की एग्जांपल ले सकते हो। क्योंकि एक कंपनी के लिए उसके जो ऑपरेशन के अंदर जो डायरेक्ट कॉस्ट पे जो भी हम लेके आते हैं, लेबर होगी, मटेरियल हो गया, कुछ भी लेके आते हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग से कम पैसों में उठाएंगे तो उसकी कॉस्ट स्टार्टिंग से ही कम आएगी, जिसके कारण प्राइस भी, जो अंतिम प्राइस बनता है, हमारा सेल प्राइस बनता है, वो भी कम होगा। तो इसके साथ जो बिजनेसमैन या कंट्री अपने प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट कम करना चाहते हैं वो दूसरे देशों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो उसके साथ उनको बेनिफिट होगा कि वो कम प्राइस में, सस्ते भाव में उनको ख़रीदेंगे। तो एक तरह से ये भी ग्लोबलाइजेशन का कारण बना, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखो, अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब जाके हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया, तभी जाके हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आई, ठीक है। और जो फाइनेंशियल फ़्लो है वो अच्छा हुआ, टेक्नोलॉजी आई हमारे पास। वरना अगर 2000 से पहले की बात करोगे तो किसी के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। 2010 में भी किसी किसी के पास मोबाइल फ़ोन था। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन और बढ़ता गया वैसे वैसे और फैसिलिटीज़ आती गई। अब आप विदेशों का सामान भी मंगवा सकते हो, है ना। तो इसके अंदर एक टाइम और डिस्टेंस की बात की गई है। थर्ड पॉइंट में टाइम और डिस्टेंस की बात की गई है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हमारे पास कुछ अच्छे फैसिलिटी आई, जिनके साथ हमने जो टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है उसको ख़त्म किया, डिस्टेंस का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म किया। जैसे अब आप यहाँ पे से बैठे बैठे कहीं कहीं भी जा सकते हो, कुछ देख सकते हो, है ना। तो इसके आगे चलते हैं। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फॉरेन मार्केट। आपने ध्यान देना है ग्रोथ और मार्केट का। अगर हमारा मार्केट बड़ा होता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, जो दूसरी कंपनीज़ होंगी, है ना, जो दूसरी कंपनीज़ होंगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। जैसे कुछ कंट्री ने ये महसूस किया कि जो उनकी डोमेस्टिक कंट्री है वो इतनी सक्षम नहीं रही या उसमें इतनी अमीरी नहीं रही, ठीक है। तो वो इसी कारण दूसरे देशों में जाकर अपना व्यापार करने लगे। एक एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे जापान की एग्जांपल ली गई है कि जो जापान है उसने यूएस का मार्केट, जो है यूएसए का मार्केट है, उसमें एक बाढ़ लेके आया। किसकी बाढ़ लेके आया? ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक की। क्योंकि जापान में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना। तो वो इसी कारण यूएसए तक गया, क्योंकि उसका जो खुद का मार्केट था वो इतना सक्षम नहीं था कि उसका जो प्रोड्यूस किया होता है, जो जापान प्रोड्यूस करता है उसको ऑब्जॉर्व कर पाए, है ना। तो उसका खुद का मार्केट इतना सक्षम नहीं था, तो वो यूएस के मार्केट में गया और वहाँ जाके उसने अपना सेल का काम किया, अपने देश से प्रोड्यूस किया और वहाँ जाके सेल किया। और पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, डिमांड कॉन्स्ट्रेन इन डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ पे आप शॉर्टफॉल भी लिख सकते हो।
लैकेज भी लिख सकते हो कि डिमांड की कमी थी डोमेस्टिक मार्केट में। बहुत सारी जो कंपनी होती है इसी कारण अपना जो मार्केट एक्सपेंड करते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं, क्योंकि जो उनका खुद का डोमेस्टिक मार्केट होता है उसके अंदर डिमांड की कमी हो जाती है, लोगों की डिमांड की कमी हो जाती है, लोगों जो कंपनी है उसको शॉर्टेज जो कमी होती है उसको फेस करना पड़ता है। तो जैसे ही इसमें एग्जांपल ली गई है यूएसए की। जो यूएसए का मार्केट है वो पूरी तरह बंद है, एक तरह से पूरी तरह। जैसे जो उसकी पॉपुलेशन है ना, जो उसकी पॉपुलेशन है ग्रोथ रेट बहुत कम है। यानी कि जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ही कम है जिसके कारण डिमांड ऑटोमेटिक कम होती है। तो एक तरह से इसका जो इम्पैक्ट है बिज़नेस पे बिल्कुल उल्टा पड़ता है कि प्रोडक्ट जितना मर्ज़ी अच्छा हो बस उसकी डिमांड कम ही रहेगी। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात चल रही है, अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो जहाँ टेक्नोलॉजी आई जिसके साथ जो ऑपरेशन है ना, साइज़ ऑफ ऑपरेशन है वो ज़्यादा हुआ। तो अब ऑपरेशन ज़्यादा हो या प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, अब डिमांड तो लिमिटेड है, कहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक का जो हमारा मार्केट है वो तो छोटा सा है ना, क्योंकि वो तो छोटा सा है। तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता है कि वो दूसरे फॉरेन मार्केट में जाएं और वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट सेल करें। इसके बाद 6 पॉइंट की बात करते हैं, नेशनैलिटी ऑफ द कंपनीज़। तो इसमें बात की आपने अगर चैप्टर किया है लीगल इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तब तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना फिर सुन लो कि इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी, इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेके आती है, कोई न्यू पॉलिसी लेके आती है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। क्योंकि अगर जैसे हम बात करें नोटबंदी हुई थी इंडिया में तो उसका इम्पैक्ट जो बिज़नेस है उस पर बहुत बुरा पड़ा था, ठीक है ना। उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब बंद हो गए थे, बहुत सारे मार्केट बंद हो गए नोटबंदी के बाद। तो जो कंपनीज़ होती हैं, जो बिज़नेस होते हैं, वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होनी चाहिए, कि वो उसका इंटरफेयर कंपनी के काम में नहीं होना चाहिए, या तो उसका इंटरफेयर बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो। तो इसके अंदर दो केस आते हैं, एक तो जहाँ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जिससे तंग आके जो कंपनीज़ होती है वो दूसरे देशों में जाते हैं, उस दूसरे देशों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हमको वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे माहौल अच्छा है, वहाँ पे पॉलिसीज़ अच्छी हैं। और दूसरे केस की बात करें तो गवर्नमेंट खुद ये एक तरह से मोटिवेट करती है कंपनी को कि आपको अपना जो मार्केट है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बड़ा मार्केट करोगे तो देश को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई टैक्स के थ्रू का जो फॉरेन कैपिटल आती है ना, किसी ना किसी टैक्स के थ्रू उसको भी थोड़ी बहुत ही इनकम होगी, और साथ के साथ जो बिज़नेस का मार्केट बड़ा होगा तो बिज़नेस को भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। जैसे आज़ादी की बात करें, हमारा जो ग्लोबलाइज के अंदर अगर हम करें कि ग्लोबलाइज के मामले में हमको आज़ादी 1991 में मिली, ठीक है। उससे पहले जो हमारी इकनॉमी थी वो प्रोटेक्टेड इकनॉमिक थी, जिसके अंदर हम विदेशों में जाके सील परचेज़ नहीं कर पाते थे, ठीक है। जब मुग़लों का टाइम था तब हमारे पास ट्रेड करने की आज़ादी थी, तब इंडिया ट्रेड करता था दूसरे मुल्कों के साथ। बट जब अंग्रेज़ आए तब ये बंद हो गया, तो अंग्रेज़ अपनी पॉलिसी लेके आए जिसके अंदर जो प्रॉफिट होता था वो अंग्रेज़ लोगों के पास जाता था। तो लिबरलाइजेशन के अंदर बात की गई है कि जब आज़ादी मिली तब उसके बाद लोगों को पता लगा कि बाहर भी कुछ है, तो लोग बाहर जाने लगे, वहाँ पे जाके ट्रेड करने लगे, तो एक तरह से मोटिवेट हुए। तो जब हमको आज़ादी मिली उसके बाद
हम जो कंपटीशन था फॉरेन में भी ज़्यादा हुआ, इंडिया में भी ज़्यादा हुआ, तो इसके कारण भी लोगों ने अपना स्कोप बढ़ाया, अपना मार्केट बढ़ाया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए। तो हमारा 8 पॉइंट है स्पिन ऑफ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें बात की गई है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, कुछ स्थिति में एक स्पिन होता है जिसको हम बेनिफिट स्पिन बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक बिजनेस साइकिल होता है, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, कभी कभी इसमें एक प्रॉफिटेबल स्थिति आती है जिसके अंदर जो कंपनी होती है वो, और जो उसकी कंट्री होती है, दोनों को बेनिफिट होता है। जो कंपनी है वो अपने डोमेस्टिक बिजनेस को सही कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी जो कंपनी है उसकी इमेज भी अच्छी होती है। जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, आपने सुना होगा कि एक फॉरेन एक्सचेंज होता है जिसके अंदर जो कंपनी होती है या बिजनेस होता है दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करता है ना। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इनेबल होता है इसके अंदर। जब स्पिन होता है तो फॉरेन एक्सचेंज इनेबल होता है, यानी कि फॉरेन ट्रेड जिसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो दूसरे देशों से कैपिटल गुड्स लेके आती है, या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, या कोई ऐसा मेथड लेके आती है जिसके साथ उसका जो कॉस्ट है वो कम हो, या कोई तकनीक जिसके साथ उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो इसके बाद है 9th पॉइंट, हाई टेक इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर बात की गई है कि कुछ हाई टेक इंडस्ट्रीज़ है ना, वो मोटिवेट करती है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। कहने का भाव मतलब कि वो जो ज़्यादातर उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो रिसर्च या डेवलपमेंट की तरफ होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस साइड इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ज़्यादा एक्सपेंस भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, एक तरह से उनका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उनको अर्निंग तो इससे कुछ होगी नहीं। तो जो वो एक्सपेंस करते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए जो वॉल्यूम होती है, जो सेल की वॉल्यूम होती है उसको भी बढ़ा देते हैं। अगर सेल की वॉल्यूम ज़्यादा हो, अगर जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस ज़्यादा कर दिया, सेल की वॉल्यूम बढ़ गई, उनका जो बेचने का प्रोडक्ट है वो उनकी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो डोमेस्टिक एरिया तो छोटा सा है, तो वो सेल कहाँ पे करेंगे। तो इसी कारण इस केस में जो ये कारण पैदा होता है कि उसको सेल करनी है, डिमांड नहीं है, कस्टमर नहीं है, या ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन गए, कीमत ज़्यादा बन गई प्रोडक्ट की, तो डोमेस्टिक एरिया में उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस केस के अंदर वो अपने आप को, अपना जो मार्केट है उसको बड़ा करेंगे। 10वें पॉइंट की बात की है, कई बार जो बिज़नेस होते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बनी इस तरह से होती है कि उनको आगे जाके अपने आप को ग्लोबलाइज करना पड़े। तो इसी के आगे एक आगे वीडियो होगी, उसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा।